हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है पराजय। कभी कभी हम लाख चाह कर भी अपने किसी करीबी को बचा नहीं पाते। कुछ ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है और अगर ऐसे में कहीं पैसे की दिक्कत हुई तब तो हम तिल तिल कर उसको मरता हुआ देखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पराजय। कृतिका ने एक गहरी सांस लेकर करवट बदली थी। बहुत देर बाद पेट के दर्द से थोड़ी सी राहत मिली थी। पिछले 6-8 महीनों से उसे आदत सी हो गई है इस दर्द को सहने की। शायद उसे हर पल इंतजार रहता है उस पीड़ा का कि न जाने कब शुरू हो जाए। वैसे सच कहा जाए तो अब वो निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द उसे क्यों होता है। जब तक कारण मालूम नहीं था, दर्द के साथ साथ बेचैनी भी होती थी। उसे याद है वे क्षण जब उसने अंबर को फोन पर उसके दोस्त से बातें करते हुए सुना था। अंबर सुरेश से कह रहा था, सुरेश, तू तो कहता था कि मेरे जैसा साधु पुरुष इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बिना कुछ लिए दिए सबके काम कर देता हूँ। फिर ईश्वर ने मेरी दुनिया सूनी करने की क्यों ठान ली है? मैं कृतिका की ओर देख नहीं पाता सुरेश। शादी के समय हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन 3 बच्चों का बाप गरीब क्लर्क कितना बेबस है ये अब महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद कृतिका को होश नहीं था और कि वो अपने कमरे तक कैसे आई। बस एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी कि उसके पेट दर्द का कारण कुछ गंभीर है, जो अंबर जैसे समर्पित धैर्यवान पति की सहन शक्ति के बाहर है। उसके बाद उसका तन मन शून्य सा हो गया था, बस यंत्रवत काम करती रही थी। बच्चों को खाना खिलाते समय भी वो कहीं शून्य में खोई हुई थी। छोटा बबलू बोल पड़ा था, मम्मी सब्जी दीजिए ना, कब से मांग रहा हूँ। तभी वेतिका, जो सबसे बड़ी है, ने बबलू को डांटा था, चुप रहे बबलू, मम्मी को पेट में दर्द हो रहा होगा, मैं तुझे परस देती हूँ। उसकी आंखें भर आई थीं। वेतिका हमेशा उसके दर्द की साथी बनती है। 20 वर्ष की हो चली है। कुछ रिश्तेदारों ने उसके लिए लड़का देखने को भी कह रखा है, पर इस जमाने में बिना दहेज दिए अच्छा लड़का मिलता कहाँ है। वैसे हमेशा वेतिका फर्स्ट आती रही है, स्कॉलरशिप लेती रही है। पढ़ाई का बोझ माँ बाप पर उसने कभी नहीं डाला, पर इस वर्ष प्राइवेट परीक्षा दे रही है। एमएससी न करके एमए कर रही है। कृतिका की बीमारी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। बच्चे सो गए थे, लेकिन वो चुपचाप अनमनी सी बिस्तर पर पड़ी छत निहार रही थी। अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी थी। आवाज अंबर के बिस्तर से आ रही थी। उसने जाकर धीरे से अंबर की पीठ पर हाथ रखा था, तो अंबर ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया था और फूट फूट कर रो पड़ा था। कैसे जीऊंगा कृतिका मैं तुम्हारे बिना? तुमने भी तो 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, फिर अब बीच में ही। कुछ देर बाद कृतिका ने कहा था, अंबर, मैं जान गई हूँ कि मुझे कोई लाइलाज बीमारी है। बस इतना बता दो कि मुझे क्या हुआ है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम है अंबर। और कैंसर कहकर अंबर फपक पड़ा था। अंबर ने प्रोविडेंट फंड से रुपए निकलवाए थे, तो वो बार बार मना करने के बाद भी बम्बई इलाज के लिए ले गया था। उनकी स्थिति भांप कर ही शायद डॉक्टर ने कह दिया था, मिस्टर अंबर, इस बीमारी में हम लोग मौत के साथ आंख मिचौड़ी खेलते हैं, वो भी कांच के घर में।
छुपा सकते हैं मरीज को कांच के घर की दीवारों के पीछे। मौत उसे ढूंढ ही लेती है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अंबर बंबई से लौटने के बाद और अधिक टूट गया था। शाम को दफ्तर से थका हारा लौटता था तो वीथिका चाय का प्याला पकड़ा देती थी। चाय के प्याले से उठता हुआ धुआं उसे अपने फेफड़ों से निकलता हुआ लगता था। उसके रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा नहीं था जो इस समय उसे आर्थिक सहयोग दे पाता। वैसे भी वो इतना स्वाभिमानी रहा है कि मांगने के लिए शायद उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते। कृतिका के भाई प्राध्यापक है, परंतु भाभी के तेज स्वभाव के कारण कृतिका उन्हें वैसे भी पसंद नहीं करती। फिर रुपए की भीख वो उनसे मांगना कभी भी पसंद नहीं करेगी। दफ्तर में भी उसका मन इतना डामाडोल रहता है कि वो सारा काम पड़ा रह जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही बड़े बाबू कह रहे थे, अंबर अपने को संभालो, नहीं तो कैसे नौकरी कर पाओगे। तुम्हारी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए जीना सीखो। सचमुच बच्चे नहीं होते तो वो कृतिका के साथ बैठकर आत्महत्या कर लेता। तब ये त्रासदी तो न झेलनी पड़ती। बच्चों को दोहरी सजा देने का उसे कोई हक नहीं है। तनख्वाह के रुपयों से तो बस घर की रोटी चलती है। अंबर को सुरेश ने बताया था कि वो शासन से अनुमति लेकर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बाहर करा सकता है। उसे कृतिका के इलाज का खर्च भी मिल जाएगा। और फिर शुरू हो गई थी लंबी कागजी कार्रवाई। 3-4 माह बाद अनुमति मिली थी। कुछ पैसों की व्यवस्था यहाँ वहाँ से की गई थी और वो फिर कृतिका को लेकर बंबई चला आया था। पता चला था कि एक रेडिएशन के बाद दूसरी जगह सेल बनने शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने कीमियोथेरेपी की सलाह दी थी। उसने जिद करके महंगे इंजेक्शन मंगाए थे। यद्यपि कृतिका लगातार विरोध कर रही थी कि ऐसे बर्बाद होने से क्या फ़ायदा। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला था। ऐसा लगा था जैसे कृतिका ठीक हो गई हो। अंबर के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटने लगी थी। तभी एक दिन दफ्तर से लौटने पर वीथिका ने बताया था कि माँ को खून की उल्टी आई है। पड़ोस वाली आंटी अस्पताल लेकर गई हैं। वीथिका की मौन आंखें जैसे रहस्य पूछ रही थी और वो छुपा न सका था। वीथिका मुंह में ओढ़नी का सिरा दबाकर रोती हुई कमरे में चली गई थी। वो चुपचाप खड़ा रह गया था। शायद उसमें समझाने की शक्ति बची ही नहीं थी। अस्पताल से लौटने पर कृतिका ने अंबर से 2 वायदे लिए थे। एक तो यह कि वो घर पर ही रहेगी अपने पति व बच्चों के साथ। उसे बंबई नहीं जाना है। दूसरे, उसके इलाज के लिए कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो जीते जी अपने परिवार की बर्बादी नहीं देखना चाहती। पहले तो अंबर ने विरोध किया था, परंतु जब कृतिका ने अपनी आखिरी इच्छा कहकर आग्रह किया था तो अंबर मना नहीं कर पाया था। कभी कभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए अंबर का जी चाहता था कि वो दौड़ कर जाए और माँ दुर्गा के चरणों में लिपट कर पूछे कि माँ, मेरे बच्चों से माँ क्यों छीन रही हो। मुझ गरीब का ही घर मिला था तुमको उजाड़ने के लिए, जो ऐसी भयानक बीमारी दे दी। इससे तो अच्छा था पूरे परिवार की मौत किसी दुर्घटना में हो जाती। इस तिल तिल आती मौत से मैं पल पल मर रहा हूँ। कृतिका पलंग पर पड़े पड़े असहाय से अंबर का चेहरा देखकर मन ही मन बिलख उठती थी। ईश्वर से पूछती थी कि मौत कब आएगी, इतनी देर क्यों कर रही है,
कि उस इंतज़ार में वो हर पल मर रही है। जब भी स्कूल से लौटे बबलू के सिर पर हाथ फेरती है, उसे लगता है उसका दिल फट जाएगा। धीरज अपने नाम के अनुरूप ही धैर्यवान है। जब भी माँ के पास आता है, अपने स्कूल के साथियों की बातें करता है, चुटकुले सुनाने की कोशिश करता है, अपने अध्यापकों की बातें सुनाकर माँ को हंसाना चाहता है। भले ही इस दौरान उसे अपने आंसू बड़ी कुशलता से पीने पड़ते हैं। बचपन से आदत पड़ी है, स्कूल से लौटने के बाद दूध का गिलास माँ ही हाथ में देती रही है। वीतिका तो हर वक्त जैसे उससे निगाहें चुराती रहती है। बेचारी पर घर का बोझ का बनकर काम ऐसा आ गया है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस पर आने जाने वाले लोग। कृतिका हमेशा से अपने आप को दूसरों से कुछ अलग समझती रही है। अंबर भी प्रारंभ में यही कहता था। फिर तो रोजी रोटी के चक्कर में उसका ध्यान कृतिका की ओर तभी जा पाया जब कैंसर की रिपोर्ट आ गई थी। उससे पूर्व तो बस सुबह से शाम तक दफ्तर, वापसी पर साथ में फाइलों का ढेर, जो देर रात तक उसके आकर्षण का बिंदु रहती थी। सुबह उठकर चाय के साथ अखबार, बीच बीच में बच्चों से स्कूल की बातें सुनना, दफ्तर जाते समय कृतिका से जरूरी निर्देश या सामान की लिस्ट लेना। इसके अलावा उसके पास अब कुछ काम नहीं था। अब तो लगता ही नहीं कि वो कुछ माह पहले वाला अंबर है। शायद बची हुई पूरी जिंदगी वो कुछ ही दिनों में कृतिका के साथ जी लेना चाहता है। इसमें उसका प्यार छुपा है या पश्चाताप, ये शायद वो भी नहीं जानता। अंबर को भी शायद विश्वास हो गया है कि दर्द बढ़ना खुद अपनी दवा बन जाता है। एक दिन बारिश के बाद मौसम बड़ा सुहाना सा हो रहा था। कृतिका को भी सहारा देकर अंबर बाहर ले आया था। बच्चों के इम्तिहान हो चुके थे, अतः वो खेलने चले गए थे। वीतिका रसोई में थी। अचानक कृतिका ने कहा था, अंबर, मेरी एक बात मानोगे? अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो बोली थी, जब हमने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि मौत आनी ही है, तो हम इसका स्वागत क्यों नहीं करते? पहले से ही हर पल क्यों मर रहे हैं? अंबर ने रूंधे हुए कंठ से पूछा था। कैसे? कृतिका बोली थी, अंबर, अपने गांव चलो। अपने घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे मुझे बिठा दिया करना। मुझ पर रंग बिरंगे फूल गिरेंगे, मेरा मन झूम उठेगा। मेरे सामने बच्चे खेलेंगे, मैं उनका बचपन निहार कर खुश हो लिया करूँगी। मुझे एक खुशनुमा मौत दे दो अंबर। अंबर, तुम्हारे चेहरे पर लिखी मेरी मौत की इबारत मैं हर पल पढ़ती हूँ। मुझे भूल जाने दो कि मैं कुछ दिनों के मेहमान हूँ। और वे गांव चले आए थे। कुछ क्षणों के लिए किस्मत उन पर मुस्कुरा उठी थी। दिनों पर से मनहूसियत का साया हट गया था। बात बात पर ये लोग हंसने का प्रयास करते थे। वीतिका मम्मी की मनपसंद चीजें ही बनाती थी। ऐसी ही एक शाम वे सब बाहर बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी गांव का नवयुवक डॉक्टर कृतिका की बीमारी के इलाज के संबंध में उनसे मिलने आया था। बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल लड़का था। कृतिका वो अंबर को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वीतिका ने समोसे बढ़ाए थे तो बोल पड़ा था, कौन से समोसे बनाए हैं आपने, यूपी वाले या एमपी वाले? वीतिका तो चुप रही थी, पर कृतिका ने पूछा था, समोसे अलग अलग प्रांतों के बनते हैं क्या? हाँ, मेरी माँ बनाती है। आप कहें तो वीतिका को सिखवा दूँ। अचानक कृतिका को दर्द की तेज लहर उठी थी। अंबर ने आगे बढ़कर उसे बाहों में संभाल लिया था। डॉक्टर आगे बढ़कर
उसका माथा सहलाने लगा। तभी कृतिका की निगाह सिसकती हुई वीथिका पर पड़ी थी। उसके नयन सजल हो उठे। डॉक्टर ने कुछ पल तक दोनों के चेहरे पढ़े थे और फिर वीथिका को अलग बुलाकर कुछ बात करने लगा था। अंबर लाख संभालने के बाद भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था और कृतिका का चेहरा अपने चेहरे से सटाया था। अचानक कृतिका वो अंबर ने नजरें उठाईं। उन्हें लगा वीथिका उन्हें पुकार रही है। सचमुच वीथिका सिर पर आंचल डाले खड़ी थी। वो डॉक्टर उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था। दोनों ने कृतिका के पैर छुए थे। वो कृतिका की आंखें खुली की खुली रह गई थी। चेहरे पर अलौकिक खुशी थी। वो आत्मा ऊपर जा चुकी थी। गुलमोहर के पेड़ से फूल गिर रहे थे। बच्चे अपना रिजल्ट दिखाने आए थे। दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए थे। वेदिका का चेहरा सिंदूर भरी मांग से दमक उठा था। अंबर मूर्ति बनकर रह गया था, परंतु उसे संतोष था कि उसने कृतिका को एक खुशगवार मौत दी है। कृतिका का चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने मौत की विभीषिका को पराजय दे दी है।